हेलो एवरीवन। वेस्टर्न थिंकर और वेस्टर्न थिंकर एक फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट पार्ट में जो थिंकर है उसके बाद थियरी है, यानी सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है। और थिंकर थियरी में काफ़ी पुनरावृत्ति है, काफ़ी ओवरलैपिंग है। जब आप थिंकर पढ़ेंगे तो थियरी का रेफरेंस आता है, थियरी पढ़ेंगे थिंकर की बात आती है। तो ये अपने आप में बड़ा जुड़ा हुआ भाग है। तो इसीलिए सिलेबस जितना लंबा दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ का रिपीटिशन बार बार होता है। कैसे पढ़ा जाए, तो खास तौर पर पढ़ने का तरीका हमेशा बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए। एक एक शब्द पे खूब ध्यान देना चाहिए। और ये कहा भी जाता है कि हमें रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और जितने भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब हमें संकल्पना के साथ याद हो जाएंगे। तो आप याद रखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो रटने की क्षमता कम होती है, समझने की क्षमता बढ़ती है। तो जितने भी तथ्य हैं वो उनको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट आप देखिए, तथ्य अपने आप याद हो जाएगा। जितना पर्याप्त है उतना तथ्य आपको याद हो जाएगा। इसलिए पढ़ने का तरीका खूब अच्छा होना चाहिए कि शब्दों पर ध्यान देके हम आधुनिक भाषा का प्रयोग करें। तो आजकल आप देखते हैं कि 3G 4G और 5G का ज़माना है, तो बच्चे हर काम बहुत स्पीड में करना चाहते हैं। और वास्तविक मुद्दा ये है कि पढ़ने में वो स्पीड लागू नहीं होती। आजकल तो हनी सिंह का ज़माना है, आप पॉप म्यूज़िक देखेंगे, वो विशाल ददलानी का समय है। लेकिन पढ़ने में यकीन मानिए आपको गज़ल गायक जगजीत सिंह ही होना पड़ेगा। एकदम इत्मीनान से एक-एक शब्दों के मर्म समझ में आ जाए, तभी पढ़ाई का मतलब है, रटा हुआ ना हो। ये खास तौर पे ध्यान रखना है। अंतिम बात जो बात याद रखनी है, थिंकर्स पढ़ते समय, मान लीजिए हम प्लेटो पढ़ रहे हैं, अरिस्टोटल पढ़ रहे हैं, थिंकर्स पढ़ते समय ये मत सोचिए कि हम क्या सोचते हैं। कई बार तो हमें लगता है जब हमने प्लेटो पढ़ेंगे या किसी और विचारक को पढ़ेंगे, कई बार आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि अरे ये तो अजीब सी बात कह रहा है, मतलब ये तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। तो सवाल ये है कि मेरा और आपका सोचना मायने नहीं रखता। गांधी ने क्या कहा, हमें गांधी के तरीके को पढ़ना है। और प्लेटो की कोई बात अगर हमें अटपटी लग रही है तो वो हम अपने से आलोचना भी उसकी नहीं कर सकते। हाँ, हमारे शब्द अपने हो सकते हैं, लेकिन हकीकत की बात है कि प्लेटो की आलोचना भी जिन विद्वानों ने की है उन्हीं का नाम हमें लिखना है। तो कई बार तो थिंकर पढ़ते समय प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा आती है जो अपने तरीके से चीज़ों को देखने लगते हैं। यानी आप कैसे दुनिया देखते हैं ये मैटर नहीं करता, प्लेटो ने कैसे दुनिया देखी इस बात का महत्व ज़्यादा है। तो हमें प्लेटो की आँख लेना पड़ेगा विचारकों को देखने के लिए। जिस विचारक को हम देखेंगे उसी के हिसाब से दुनिया समझेंगे। हमारा नज़रिया क्या है ये मैटर नहीं करता। इसलिए जैसे कोई अब मूवी देखते हैं तो डायरेक्टर के हिसाब से देखते हैं उसको, कि उसने कैसे दिखाया। तो ये बात बहुत थिंकर में ध्यान रखिए। और जब भी हम आलोचना भी करेंगे तो बड़े-बड़े स्कॉलर का नाम देंगे, उसमें हमारी आपकी बात का कोई महत्व नहीं होगा। और कई बार जब ये लोग कहते हैं कि पढ़ने में मौलिकता होनी चाहिए, मौलिकता का मतलब कहाँ होगा कि आपका प्रेज़ेंटेशन कैसा होगा? आप उसको अच्छे से लिखिए, उसको रिप्रेज़ेंट करिए, यही मौलिकता काम आती है। बाकी प्लेटो के विचार में हम कुछ जोड़-घटा नहीं सकते। जो विद्वानों ने कहा है वही बात मानेंगे, और जो प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है वही बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। और प्लेटो शुरू करते समय हम एक-एक शब्दों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हर विचारक की एक शब्दावली होती है। एक-एक शब्दावली को हम कोशिश करेंगे कि आपको स्पष्ट हो। और प्लेटो को शुरुआत करते समय एक बार हम आपको ओरिएंटेशन बता दें कि पूरे वेस्टर्न थिंकर में हमें क्या-क्या पढ़ना है। अच्छा, कुछ वेस्टर्न थिंकर जैसे कि यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो लोग कभी यूजीसी वगैरह एग्ज़ाम देते हैं, कभी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम देते हैं, जैसे रूसो, ग्रीन, इन विचारक को हम अलग से आपको अवेलेबल करा देंगे। इस क्रम में नहीं होगा, वो लास्ट में आपको मिल जाएगा कि, और हम कोशिश करेंगे हीगल का भी आपको रिकॉर्ड करा दें। रूसो, ग्रीन तो हमारे पास है। तो उन लोगों के लिए अलग से वो क्लास मिल जाएगी। जबकि इस क्रम में हम केवल उन सिलेबस को ध्यान में रखेंगे जो कि यूपीएससी में है। तो हमारा कोशिश होगा कम से कम थिंकर के मामले में, क्योंकि बच्चों को लगता है कि थिंकर थोड़ा समझने वाली बात है। और
यकीन मानिए थिंकर सबसे सरल पार्ट है। सरल पार्ट इसलिए है कि प्लेटो पढ़ना, अरिस्टोटल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। उसमें अच्छी बात है कि उसका 2-3 फ़ायदा होता है। पहला तो आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा पहला। अगर आप टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप याद रखिए जब तक दुनिया देखने का तरीका नहीं बदला, ओरिएंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई कोई हम क्लास करें, कोई पढ़े, तो उसका ये मैटर नहीं होता कितने हमने नोट्स जुगाड़ कर लिए, कितने तथ्य हमारे पास है, क्या हमारा देखने का नज़रिया बदला कि नहीं, हम दुनिया को समझते कैसे हैं। तो जब विचारों का विस्तार होता है, तो वो कहाँ फ़ायदा देगा निबंध लिखने में। तो विचारकों को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है निबंध लिखने में पहला। और दूसरा एथिक्स का पेपर, फोर्थ पेपर, अगर हम किसी भी स्टेट एग्ज़ाम और यूपीएससी को देखें, जो फोर्थ पेपर है वो नैतिकता का, एथिक्स का है। और अगर आप प्लेटो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार हम पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ रहे हैं। अगर कभी किसी ने फोर्थ पेपर पढ़ा होगा, तो यकीन मानिए उसको तो ये लगेगा कि अरे भाई तो हमें एथिक्स ही पढ़ रहे हैं। ये फ़ायदा होता है। और जैसे-जैसे हम वेस्टर्न थिंकर में आगे बढ़ेंगे, तो जब आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब तो जैसे कि उसमें गौरवमयी क्रांति पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं, तो लॉक के विचार पढ़े बिना गौरवमयी फ्रांसीसी क्रांति का मतलब ही बहुत अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जो इतिहास चल रहा है वो एक विचार है, और विचार कहाँ समझेंगे हम विचारकों से। तो विचारक हमारे पूरे विचारों का ही विस्तार कर देते हैं। इसलिए चीज़ों को समझने पे खूब बल दीजिए। और नोट्स के अलावा अगर कुछ आप और पढ़ना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की क्लास 11 की एक बुक है राजनीतिक सिद्धांत। तो वो राजनीतिक सिद्धांत की किताब आप साथ-साथ पढ़ सकते हैं। बाकी थे यही नोट्स। ये नोट सफिशिएंट है, उसको 1 बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, 10 बार पढ़ लीजिए, जितनी बार हो सके इसी नोट्स को पढ़िए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान में रखिए, ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे घाटे में रहेंगे। एक ही चीज़ को अगर आपको, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि नोट्स में बिल्कुल अपडेट भी किया गया है, तो इतनी चीज़ समाहित कर दी है कि आपको बाहर देखने की आवश्यकता ना पड़े। बाहर देखने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े। तो अब हम विचारकों को कैसे पढ़ेंगे, उसके पहले हम आपको एक आइडिया बता दें किन-किन विचारकों को पढ़ेंगे और कैसे चीज़ें बदलती गई। तो हमारा पूरा ये टॉपिक क्या है? पहले हम पश्चिमी विचारकों को देखेंगे, फिर भारतीय विचारकों को देखेंगे। तो पश्चिमी कह लीजिए, पाश्चात्य कह लीजिए। तो ज़रा देखिए, ये पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में कौन-कौन ऐसे लोग हैं जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उसमें 3 बड़ी कैटेगरी है। अगर पश्चिमी विचारकों को या 4 मान लीजिए, तो पहला जो सिर आता है वो है यूनानी युग का। और यूनानी युग में जो 2 मुख्य विचारक हम पढ़ते हैं, प्लेटो और अरस्तु। यूनानी युग के 2 प्रमुख विचारक हैं, प्लेटो और अरिस्टोटल। बात आपको ध्यान में रखनी है, ये यूनानी युग ईसा मसीह के, जहाँ से यूरोपीय एडी का शुरुआत हुई, ईसा मसीह के पैदा होने के भी 400 साल पहले लिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लगभग 2500 साल पहले भी बात लिख रहे हैं। अब जो भी अपनी बात 2500 साल पहले लिखेगा, आप जानते हैं कि जो मानव है, जो विचार हमारे अंदर आता है, उसपे परिस्थितियों का ही बड़ा प्रभाव होता है। तो इनके समय व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, और न ही 24/7 टेलीविज़न थे, और न ही ऐसा औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का समाज था। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना, कोई विचारक कोई बात कह रहा है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो आपको याद दिला दें, यूनानी युग कैसा था? समाज जनजाति जैसा था, कबीलाई समाज था। अब जनजाति समाज जब हमने कह दिया, तो इसका मतलब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वहाँ पे शहर नहीं थे, उद्योग नहीं थे, कल-कारखाने नहीं थे। तो आज भी जैसे कि भारत के तमाम जंगलों में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में दूर-दराज क्षेत्र में बड़े जनजाति समुदाय रहते हैं। उनका जीवन बड़ा ही भोला-भाला, बड़ा सीधा-साधा है। तो ज़रा सोच के देखिए, उस जनजाति समाज में रह के कोई कैसी बात सोच सकता है? और यूनान के युग की बात करें, तो उस समय छोटे-छोटे राज्यों का युग था, इसीलिए उन राज्यों को हम नगर राज्य का नाम देते हैं।
यानी जरा सोच के देखिए, राज्यों की जनसंख्या कितनी थी? 50,000। अब आप कहेंगे कि वो राज्य थे या गांव थे? राज्यों की जनसंख्या 50,000 के आसपास थी और छोटे छोटे नगर राज्य थे। इसलिए उन्हें राज्य नहीं कहा गया, नगर राज्य कहा गया, क्योंकि उनके आकार बड़े ही छोटे थे। अब यूनानी युग में स्वाभाविक तौर पर समुदाय प्रधान चिंतन था। आपको हम याद दिला दें, यानी समुदाय की प्राथमिकता थी। पूरा चिंतन आप देखेंगे तो समुदाय प्रधान आपको दिखेगा और नैतिकता प्रधान। अच्छा, इस बात को समझने के लिए वैसे भी बहुत यूनानी युग में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कभी गांव में जाके देखिए, गांव का जीवन कैसा है? समुदाय प्रधान। आप याद रखिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल थियरी में और जब हम फिलोसफर पढ़ते हैं तो नैतिक इथिक्स पढ़ते हैं तो विचारों पर खूब बल देते हैं। और वास्तविक रूप में मानिए, एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। विचारों की दुनिया है। विचार का तो इतना प्रभाव पड़ता है, एक विचार ने महाभारत करवा दिया। ऐसे विचार को पढ़िए मत, आत्मसात करिए। भाई, एक विचार ने महाभारत करवा दिया। केवल यही द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का बेटा अंधा ही तो होगा। दुर्योधन को ये विचार इतना लग गया। इसे कहा भी जाता है कि जबान से निकली हुई बात और धनुष से निकला हुआ तीर वापस जाता नहीं। विचार बनाना, विचार व्यक्त करना, ये बड़े महत्व की बात होती है। एन आइडिया कैन, जब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, आइडिया कैन चेंज द लाइफ, वाकई आइडिया का ही तो खेल है दुनिया में दोस्तों। यकीन मानिए, बाबा रामदेव के पास एक आइडिया ही तो है, सांस लो सांस छोड़ो, पतंजलि का च्यवनप्राश खाओ। और इस आइडिया ने बाबा रामदेव को पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया उन्होंने। एक विचार ही तो आया। और इतना ही नहीं, एक विचार, जब हम विचारकों की बात करते हैं तो फिर विचार का मुद्दा बनेगा। एक ऐसा विचार जो गौतम बुद्ध को मिल गया कि दुनिया में कुछ रखा उखा नहीं है। इस विचार ने उनको सन्यासी बना दिया कि लोग मरते भी हैं, लोगों का बुढ़ापा भी आएगा। इसलिए आप याद रखिए, जब हम इन चिंतकों को पढ़ेंगे तो विचार की बात करेंगे। और विचार का मुद्दा क्या है? जीवन में किसका महत्व, यही तो विचार की बात है। वैसे पॉलिटिकल थिंकर हमारे विचार को बड़ा शक्तिशाली बनाता है। और वो ध्यान से देखिएगा, कम से कम जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नेट जेआरएफ वगैरह तो ऐसे ही पास हो जाएगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यकीन मानिए। क्योंकि लेकिन जो लोग कम से कम सिविल सर्विसेज की परीक्षा देना चाहते हैं, वो ध्यान से अब देखिए, प्रशासक में क्या चाहिए? विचार चाहिए, केवल तथ्यों का भंडार चाहिए। हमारी प्रिपरेशन में एक गलती शुरू से आ जाती है कि वो है, हम केवल तथ्य ढूंढना शुरू कर देते हैं। विचार बनाइए, एक विचारशील व्यक्ति बनिए। और विचारशील का मुद्दा ये है कि जीवन कैसा होना चाहिए? नैतिकता प्रधान होना चाहिए या वैसा खाओ पियो मौज उड़ाओ? भाई, ये विचार नहीं है। तो जब हम विचार को पढ़ेंगे, इस चिंतन पाएंगे आखिर हम जीवन कैसा होना चाहिए। नैतिकतावादी होना चाहिए। तो नैतिकतावादी कौन है? अन्ना हजारे। भाई, जो समुदाय की भलाई के लिए काम करे, जो जीवन में सत्य बोले। यद्यप आज बड़ा भौतिकता का युग है, और अब सवाल है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, नैतिकतावादी या भौतिकतावादी? भौतिकतावादी का मतलब है खाओ पियो मौज उड़ाओ। भौतिकतावादी का मतलब है शरीर को ठीक ठाक रखो, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया गहने पहनो, बस दिखना इंपॉर्टेंट होता है भौतिकतावादी। इसे भौतिकतावादी बड़ी सी कार रखता है, बड़े गहने उन्हें पहनता है। और नैतिकतावादी क्या है? समुदाय की भलाई की चिंता उसे है, वो सत्यवादी है। तो सवाल है, नैतिकतावादी कौन थे? गांधी। और भौतिकतावादी तो आज समाज में भरे पड़े हैं। तो भौतिकतावादी जो भी आसपास आप किसी को देख सकते हैं, भौतिकतावादी। तो आखिर में जब प्लेटो का चिंतन आएगा तो यही तो मुद्दा बनेगा कि आखिर में जीवन नैतिकता से होना चाहिए या भौतिकता से? पहली बात। और दूसरा, व्यक्ति का महत्व ज्यादा होता है समुदाय का?
अब याद रखिए, इन सब पे कोई एक उत्तर नहीं है। अब अगर आप पूछेंगे नैतिकतावादी होना चाहिए, भौतिकतावादी, तो हम एक-एक विचारकों का उत्तर अलग-अलग से देखेंगे। प्लेटो कुछ और कह सकते हैं, अरस्तू कुछ और कह सकते हैं। क्योंकि सच मानिए, मानवीय जीवन कैसा होना चाहिए, मानवीय समाज कैसा होना चाहिए, इस पर अगर मेरे पास एक उत्तर होता, तो हम इतने विचार क्यों पढ़ते? और यही मानविकी विषय और विज्ञान का फ़र्क है। जब साइंस का जब साइंस का स्टूडेंट मानविकी विषय आके पढ़ने लगता है, तो पहले तो कन्फ्यूज़ होता है, अरे यार ये कौन-सी बात है, जो देखो वही क कुछ अलग-अलग कहे जा रहा है। इसलिए साइंस में इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है, वो ह्यूमैनिटीज़ में नहीं हो सकता। वो मानविकी विषय में नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक लोग समझने में परेशान है कि मानव है क्या? जब विचारक कोई बात लिख रहा है तो क्या सोचेगा कि मानवीय समाज का प्रबंध कैसा हो, व्यक्ति का जीवन कैसा हो, राज्य कैसा हो, यही तो चिंतन का विषय रहेगा। और वो 2500 पहले से लेकर आज तक होता ही चला रहा है। इसलिए मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जीवन कैसा होना चाहिए। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग नज़रिए हैं। हम तो ये देखेंगे इन्होंने क्या कहा, आधुनिक युग में क्या कहा गया। और दूसरी बात है कि समुदाय, अब समुदाय क्या है? परिवार है, समुदाय क्या है? विश्वविद्यालय है, समुदाय क्या है? विद्यालय है। तो सवाल है कि हम पहले हैं या परिवार पहले है? ये भी संघर्ष रहा है। अब ये ज़रा सोच के देखिए, और आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, मैं अगर पहले हूँ तो मैं व्यक्तिवादी हूँ। तो पॉलिटिकल थियरी में ये डिबेट हमेशा, पॉलिटिकल थॉट में डिबेट हमेशा रहेगा कि पहले व्यक्ति आता है, पहले समुदाय आएगा। और अगर पहले समाज आएगा, तो फिर हमें परिवार की इच्छा के हिसाब से शादी विवाह करनी चाहिए। जो लोग ये मानते हैं नहीं, नहीं पहले समुदाय होना चाहिए, पहले तो विद्यालय का महत्व है, पहले विश्वविद्यालय का महत्व है, तो जो वो कहें उसी हिसाब से काम करिए। और जो लोग कहते हैं ना मैं पहले हूँ, मेरी मर्जी, अपने भी शादी में न जाऊँ, उनके हिसाब से पहले कौन आएगा? व्यक्ति आएगा। तो पॉलिटिकल थियरी में यही सारे डिबेट होते रहते हैं। इसलिए पूरा विचारों वाला खेल है, पूरा विचारों वाला खेल है। और हम तथ्य बीच-बीच में बताते जाएँगे, और तथ्य जितने ज़रूरी हैं सब आपको मिल जाएँगे। उससे ज़्यादा तथ्य के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मुद्दा तो यही है कि आखिर में पहले कौन आता है? अब ज़रा आप भी इस पे चिंतन करके देखिए। अब आपसे पूछा जाए, और सच मानिए हर व्यक्ति एक विचारक है। हर व्यक्ति एक विचारक है। और ये विचारकों ने किस मुद्दे पर विचार किया है? एक अच्छा राज्य कैसा होना चाहिए? कई बार आपके मन में सवाल नहीं आता यार कि हमारे हिसाब से समाज ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। और इसीलिए अगर व्यक्ति समाज की लड़ाई है, तो सवाल है कि व्यक्ति पहले आता है, समाज पहले आता है। जो कहेगा समाज पहले है, वो समुदाय की प्राथमिकता। जो कहेगा व्यक्ति पहले है, वो व्यक्तिवादी। जो कहेगा नैतिक जीवन होना चाहिए, वो नैतिकतावादी, आदर्शवादी। जो कहेगा भौतिक जीवन होना चाहिए, वो भौतिकवादी। अभी एक-एक शब्दों के मतलब आपको बताएँ, कहने का मतलब है, ऐसा ही पूरा पश्चिमी चिंतन है। पश्चिमी चिंतन में समस्या तब आती है कि जब हम किताब को रटना शुरू कर देते हैं। पश्चिमी चिंतन में कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है जो आज अपने सामाजिक संघर्ष के सवाल में हम नहीं देखते। आज भी तो यही मुद्दे चल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि आज ये मुद्दे चल रहे हैं? परिवार में झगड़ा चल रहा है, क्योंकि परिवार में नए-नए बच्चे हैं, टीवी देख के आ रहे हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो गाँव तक में जाइए तो बच्चे व्हाट्सएप लेके घूम रहे हैं। अब जब बच्चे व्हाट्सएप लेके घूम रहे हैं, तो फिर मुँह बना के फ़ोटो तमाम सेल्फी ले रहे हैं। आपको लगता नहीं कोई गाँव का बड़ा बुजुर्ग देखता होगा, बड़ा डाँटता होगा, ये क्या तरीका है? हमेशा मोबाइल लेके घूमता रहता है। ये क्या है? समुदाय की प्राथमिकता है। और शहर में तो न कोई ताऊ जी, न कोई बड़ा, न कोई बुजुर्ग। शहर में आते ही व्यक्ति ऐसे ही आज़ाद हो जाता है। तो व्यक्ति की प्रधानता है। तो यूनानी युग, पहले हमारा चिंतन कहाँ शुरू होता है? यूनानी युग से। इसका मतलब यूनानी युग की जो विशेषताएँ होंगी, क्या वो ज़रूरी है कि आधुनिक युग में ही होंगी? इसलिए यूनानी युग 2500 साल पहले था, और आधुनिक युग की शुरुआत हो रही है। अब हमें दूसरा श्रेणी कहाँ आएगी विचारकों में? आधुनिक युग, जो 13वीं शताब्दी के बाद आ रहा है यूरोप में।
अब ज़रा सोच के देखिए, आधुनिक युग और इन विचारकों में कितना फासला है? लगभग 1600-1700 साल का। तो 1600-1700 साल का जब फासला है, इसमें आधुनिक युग में समाज बदला। तो अब जनजाति समाज नहीं रहा, अब तो वो वणिकवादी समाज हो गया, यानी जो व्यापारी समाज आता है, व्यापार का लेन-देन होना शुरू हो गया और वणिकवाद के बाद धीरे-धीरे शहरीकरण आ गया। शहरीकरण के साथ-साथ फिर औद्योगिकरण आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, शहर आया, तो ज़रा सोच के देखिए, जैसे ही शहर आएगा, तो व्यक्ति अपने आप हावी हो जाएगा। अब बहुत साफ देखिए, गाँव में जो रहने वाले बच्चे हैं, बड़े सहनशील होते हैं, क्योंकि उस समुदाय की प्रधानता को झेलते हैं और बड़े संकोची किस्म के होते हैं, क्योंकि गाँव में रहने वाले बच्चे का मतलब है कि कभी यूनानी युग में रहना। तो गाँव में जब आप रहते रहेंगे, तो हमेशा डाँटते रहे, कोई पिता अलग धुन देता है, दादा अलग-अलग लाठी चला देगा। लेकिन जैसे बच्चा शहर में आता है, अब तो कोई नहीं। मम्मी-पापा हैं भी तो मम्मी-पापा पता चला कोई है, ऑफ़िस चला गया, अब मम्मी कहाँ तक जाएँगी, तो बच्चा बस स्कूटी लेके दनदना के पूरा शहर नाप रहा है। इसलिए शहर ने यकीन मानिए व्यक्ति को तो शुरू से आज़ादी दे दी। शहरों में आते ही व्यक्ति आज़ाद हो गया। अब भाई इसलिए कहा जाता है कि जब हम गाँव में थे, गाँव में दादाजी की नज़रें सीसीटीवी कैमरे से तेज़ चलती हैं। तो जब आधुनिक ज़माना आएगा और ख़ास तौर पर आधुनिक ज़माने का चिंतन, आधुनिक ज़माने में अपने आप ही किसका महत्व आ गया? भौतिकता का। ये बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए या शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहिए? बहुत ध्यान से इस बात पे विचार करिए। आधुनिक ज़माने में किसकी होड़ है? ज़्यादा अच्छा पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, बड़ी-सी गाड़ी मिल जाए, तो बहुत सामान्य सी बात है, आधुनिक युग अपने आप में भौतिकतावादी हो गया। तो अब बताइए, जो आधुनिक युग का विचारक होगा, क्या इस प्रवृत्ति से अछूता रह पाएगा? और यून अब इसलिए जब आप कहते हैं कि यूनानी युग का विचारक होगा, तो वो अपने समाज से बड़ा प्रभावित रहेगा, कि कुछ समय पूरा समाज अलग था और यहाँ क्या हुआ? भौतिकतावादी युग आ गया। कहने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ भौतिकतावादी नहीं थे और यहाँ नैतिकतावादी नहीं होंगे, हो सकते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मैं मुख्य धारा की बात कर रहा हूँ। अपवाद तो हर जगह हो सकता है, थोड़ी संख्या में लोग तो हर जगह हो सकते हैं। इसलिए आधुनिक समाज कैसा आ गया? भौतिकतावादी। आधुनिक समाज कैसा आ गया? जहाँ पे व्यक्ति को शक्ति चाहिए। इसलिए आधुनिक समाज का चिंतन कैसा हो गया? व्यक्ति में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ। अब ज़रा सोच के कितना बड़ा चेंज हो गया। इसलिए आधुनिक ज़माना कैसा है? राष्ट्र राज्य का, नगर राज्य का नहीं। आधुनिक युग में बड़े-बड़े राज्य आ गए, विशाल राज्य आ गए। तो आधुनिक युग जिसे हम कहते हैं, वो आधुनिक युग किस बात को लेके आता है? ये राष्ट्र राज्य का युग है, नगर राज्य का नहीं। अब आपके मन में होगा कि राष्ट्र और राज्य में क्या फ़र्क है? राष्ट्र राज्य का मतलब है, इन बातों का जवाब हम आगे चल के देंगे। मतलब एक-एक शब्द आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, क्यों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब एक एक तो हम एक ओरिएंटेशन आपको बता दे रहे हैं कि ये बेसिक इसका मतलब क्या है। आगे चल के कहीं न कहीं किसी जगह एक-एक शब्द का विस्तार होगा। इसलिए अब सवाल है, जो आधुनिक युग का चिंतक होगा, वो शक्ति की बात कर रहा है। आधुनिक युग के चिंतन में वैज्ञानिक प्रवृत्ति दिखेगी, तो नैतिकता, धर्म का प्रभाव सीधा नीचे जाता है। और फिर आधुनिक युग में आप याद रखिए, व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसा। देखिए परंपराओं में लिखा था, कम खाए बनारस मरे। यानी जो प्राचीन समाज था, जो पहले का समाज था, आधुनिक समाज नहीं था, उसमें व्यक्ति को स्वर्ग पाने की बड़ी लालसा थी। व्यक्ति को लगा रहता था भाई स्वर्ग मिल जाए, ईश्वर मिल जाए। अभी तो खुदा की कसम, आधुनिक युग का नारा क्या है? खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं।
आज तुम्हें पैसा चाहिए, पैसे पैसे करती है, पैसे पे क्या मरती है। तो पैसे पे तो मर रहे हैं लोग, भाई वही चाहिए, बाकी उसी से समाज में इज्जत है। बाकी दोस्तों आप कितने अच्छे इंसान बन जाते हैं, कोई पूछ नहीं इस बात की समाज में। और जरा सोच के देखिए, अगर आप परिवार के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सबका कहा मानते हैं, बड़ा नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते हैं, तो लोग क्या कहें, पागल, बेकार का आदमी है, इसको कुछ समझ नहीं है। और जो व्यक्ति किसी किसी तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी पैसा ला रहा है, कहेगा बड़ा होशियार, इंटेलिजेंट। पर देखो आधुनिक दुनिया वैसी है, क्योंकि भौतिकवादी दुनिया क्या देखती है कि परिणाम मिला कि नहीं मिला। यानी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पास हुए कि नहीं हुए, इस बात का महत्व है। भौतिकवाद में परिणाम का परिणाम क्या है, कोई भी काम कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो पास होना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो फिर नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो पढ़ाई क्या मतलब। आधुनिक दुनिया ऐसी मानती है। तो भाई जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा आधुनिक युग मानता है। और आधुनिक युग में लिखने वाले कौन लोग हैं, आधुनिक युग में हमारे विचारक कौन है, मैकियावेली, हॉब्स, ये हमारे आधुनिक युग के विचारक हैं। मैकियावेली, हॉब्स, ये मॉडर्न एज की बात करते हैं। और इसलिए आप देखेंगे मैकियावेली, हॉब्स के चिंतन में ये बातें साफ आपको दिख जाएंगी, स्पष्ट तौर पर दिख जाएंगी। इसलिए यकीन मानिए, जब हम इस पश्चिमी विचारकों को पढ़ते हैं तो इसी बहाने पूरे वेस्टर्न हिस्ट्री को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि कैसे पश्चिमी दुनिया में बदलाव आ रहा है, और जैसा समाज बदला, जैसी, इसका मतलब जो विचारक लिखेगा उसका अपना समाज था, उसका अपना राज्य था, उसकी अपनी इकोनॉमी थी। कोई विचारक किसके बारे में लिखेगा, समाज के बारे में लिखेगा, इकोनॉमी के बारे में लिखेगा, राज्य के बारे में लिखेगा। इसके अलावा यही तो विचारक का चिंतन रहेगा। और दूसरी बात है, इसके अलावा दो परंपराएं शुरू होती हैं जो आधुनिक युग के ही हैं। आधुनिक युग में पहली परंपरा मैकियावेली, हॉब्स की है। उसके बाद आधुनिक युग में जो बड़ी परंपराएं हैं, उदारवाद वर्सेस मार्क्सवाद। और अब संयोग की बात है, कभी थियरी का सिलेबस आप देखिए, तो उदारवाद और मार्क्सवाद बाकायदा हमारे सिलेबस में लिखा गया है। तो उसके बाद दो बड़ी धाराएं कौन सी होती हैं, उदारवाद। अब जो भी उदारवादी विचारक होगा, अब भाई उदारवादी भी आधुनिक, अब इसके बाद आधुनिक युग ही चलेगा, तो उदारवाद में ये प्रवृत्तियां तो होगी होगी, आधुनिक युग की प्रवृत्तियां होगी। तो जो भी विचारक उदारवादी होगा, हमेशा याद रखेगा, वो किसकी बात करेगा, व्यक्तिवाद की बात करेगा। उसके चिंतन में व्यक्तिवाद हावी रहेगा, उसके चिंतन में आजादी का विचार आ जाएगा, उसके चिंतन में संवैधानिक और सीमित शासन की बात आ जाएगी। उसके चिंतन में स्वतंत्रता की बात आएगी, व्यक्तिवाद की बात आएगी, संवैधानिक और सीमित शासन का मुद्दा आ जाएगा। उसके चिंतन में निश्चित तौर पर तार्किकता तो रहेगी रहेगी, रेशनलिटी रहेगी, भौतिकवाद रहेगा। तो उदारवादी चिंतन में, इसे उदारवादी चिंतन, अब ये उदारवाद की बेसिक बातें हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, जब हम उदारवादी चिंतन में, हमारे सिलेबस में दो विचारक हैं, लॉक और ग्रीन, सॉरी, लॉक और जीएस मिल। हमने ग्रीन आपको आईएएस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो अलग से आपको दे दिया जाएगा। और कई विचारक तुम जैसे मिल पढ़ते हैं तो बेंथम अपने आप कंपेयर हो जाता है, बिना बेंथम को बताए हुए मिल हम पढ़ ही नहीं सकते। कई विचारक तो अपने आप आ जाते हैं पेयर के रूप में, मार्क्स करते समय हीगल को हमें रिफर करना ही पड़ता है। इसलिए लॉक और मिल, अब जरा सोच के देखिए, अगर हमने थियरी पढ़ी है, अगर हमें जानते हैं कि उदारवादी व्यक्ति किस धारा में कोई बात कहेगा, वही तो लॉक और मिल कहेंगे। बस हमें पता हो जाना चाहिए, अच्छा अमुक विचारक उदारवादी है, और यही समझ का मतलब होता है। इसीलिए अगर आपको विषय की समझ है और आप उस विचारक के बारे में बस ये पता हो कि उदारवादी है, मार्क्सवादी है, आप याद रखिए अपने आप एग्जाम में टिक कर देंगे कि उदारवादी व्यक्ति ऐसा ही कह सकता है।
अगर आपने पूरी विचारधारा पढ़ ली और केवल विषय रटा हुआ है, इसे याद रखिए, जो लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ते हैं उनको मैं याद दिला दें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं नेट जेआरएफ वाले, कि कथन रट के हम पास कर जाएंगे एग्जाम। कभी नहीं होगा। स्टेटमेंट रट के एग्जाम थोड़ी पास होता है। कितने हम किताब याद कर लेंगे, कितने स्टेटमेंट याद कर लेंगे, वो संभव नहीं है, सब कंफ्यूज कर जाएंगे। पढ़ने का मतलब है आपको ये पता हो जाएगा, अच्छा ये लाइन बोल कौन सकता है। तो जो भी चिंतन होगा वो उदारवाद की बात होगी। और उदारवाद का आज तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज उदारवाद की जमाने तो है। और उदारवाद का इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या माना जाए? अभी देखिए आमिर खान एक नई शादी कर रहे हैं, ये उदारवादी चिंतन है। अब बताइए हमारे यहाँ ये परंपराएं क्या है? उदारवाद परंपरा प्रथा को बिल्कुल नहीं मानता। उदारवाद कहता है भाई व्यक्ति का विवेक है, हम रेशनल हैं, और जो हमें तार्किक लगेगा उसे स्वीकार कर लेंगे। ये परंपरा प्रथा ये सब क्या बात होती है? अच्छा, परंपरा प्रथा की बात क्या है कि जब शादी उदी की बात चलती है तो लोग कैसी मैचिंग करते हैं कि लड़की और लड़के के बीच में इतनी उम्र गैप होना चाहिए, इतने उम्र में शादी होनी चाहिए, इतने उम्र में आदमी 50 साल का हो गया, इसका मतलब है कि वो तो अब शादी ब्याह करने लायक रहा नहीं और उसका जीवन वानप्रस्थ में शुरू हो गया। 75 साल के बाद तो आदमी सन्यासी हो जाना चाहिए। ये परंपराएं हैं। लेकिन यहाँ पता चला 75 साल के बाद विवाह हो रहे हैं। ये आधुनिक चिंतन है। और सही मायने में ये आधुनिक चिंतन मूलतः उत्पन्न हुआ यूरोप में। इसलिए यूरोप में आप जाकर देखेंगे कि 80 साल का बूढ़ा है, 80 साल की बुढ़िया है और पार्क में टहल रही है, दोनों आपस में विवाह कर लिए। अब तो यकीन मानिए भारत में भी एक नया फैशन चला। जो यूरोप में चिंतन है, चिंतन विचारों पे तो किसी का एकाधिकार होता नहीं, एक जगह चिंतन हर जगह चल रहा है। अब हकीकत की बात यह है कि इंडिया में भी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, लिविंग रिलेशन। तो पहले मतलब ये था तो आदमी कुंवारा है या शादीशुदा है। यार ये लिविंग रिलेशन क्या होता है? ये क्या है? आधुनिक जीवन शैली है। शादी विवाह करना जरूरी थोड़े है। अब करण जौहर को देख लीजिए, शादी नहीं हुई, 2 बच्चे हैं, किसी गांव के आदमी को, भोले भाले आदमी को बता दीजिए, उसके तो पजल बन जाएगा। सबसे बड़ी अबूझ पहली बात, यार शादी नहीं है, 2 बच्चे, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। उदारवादी लोग हैं भाई, ये उदारवादी लोग हैं। अब उदारवादी लोग हैं, कुछ भी खाने पीने में विश्वास रखते हैं, क्या गांजा, क्या सब, हर चीज अवैधानिक थोड़े है। अब इसलिए अब उदारवादी चिंतन के साथ बड़ा टकराते हैं। आजकल देखेंगे विवेक, जो शिल्पा शेट्टी के पति जेल में है, तो अब ये बड़े विवाद का विषय, उदारवादी व्यक्ति कितनी फिल्म दिखा सकता है और उदारवादी व्यक्ति कितना देख सकता है। क्या उसके बीच में सरकार आनी चाहिए? अब सरकार कह रही है फिल्म मत बनाओ, उदारवादी कह रहा बनाऊंगा, तो ये बड़े विवाद का विषय हो जाता है उदारवाद में। और पश्चिमी दुनिया में तो इतना उदारवाद है कि पश्चिम अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, वहां कोई कपड़ा ही नहीं पहनता। और आपके मन में होगा सर हम अमेरिका तो यूरोप जा नहीं सकते, हमें ऐसा ही कुछ बताइए जो इंडिया में गिर जाए, तो गोवा चले जाइए। तब आपको लग जाएगा अच्छा अच्छा, सर ने जो उदारवाद बताया था यही है। और किसी किसी गांव के परंपरावादी व्यक्ति को ऐसे उदारवादी समाज में ला के बैठा देंगे, उसके तो होश फाख्ते हो जाएंगे। ये उदारवादी चिंतन है। ये कुल मिला के आप देखिए हमारे समाज में सारी घटनाएं हो रही हैं। अब ऐसा थोड़े कि उदारवाद समाजवाद कुछ ऐसा है जो कि किताबों में ही है। दूसरा बड़ा चिंतन किसका है? मार्क्सवाद का। और याद रखिए जो मामला ये है कि उदारवाद और मार्क्सवाद जो भी 2 धाराएं आज तक चल रही हैं, ये हैरानी की बात है कि वो प्लेटो अरिस्टोटल के प्रभाव से बच नहीं पाई है। और एक बड़ा जबरदस्त रिलेशन भी है, कहा जाता है कि मार्क्सवाद पर प्लेटो का प्रभाव है तो उदारवाद पे अरिस्टोटल का। इसलिए पश्चिमी चिंतन में ये कहा जाता है कि प्लेटो अरिस्टोटल 2 ऐसी गंगा और यमुना नामक धाराएं हैं जिनकी सहायक तमाम नदियां हैं। अब प्लेटो अरिस्टोटल का चिंतन पूरे पश्चिमी चिंतन को प्रभावित करता है।
इसलिए कॉल पापर का बड़ा फेमस सेंटेंस है, पूरा वेस्टर्न थिंकर या तो प्लेटोनिक है, या प्लेटो को फॉलो करता है, या एंटी प्लेटोनिक है, प्लेटो के खिलाफ है, और जो प्लेटो के खिलाफ है वो अरिस्टोटेलियन है। और कहा जाता है कि मार्क्सवाद पर प्लेटो का प्रभाव है, इस उदारवादी परंपरा पर अरिस्टोटल का प्रभाव है। यानी प्लेटो और अरिस्टोटल का रेफरेंस आ ही जाएगा, यानी कुछ नॉन प्लेटोनिक नहीं है। तो प्लेटो जितने भी विचारक आएंगे उसमें कहीं ना कहीं प्लेटो कंपेरिजन आ ही जाता है, इसलिए एक रिलेशन भी बनता है। इसलिए मार्क्सवाद में हमारे सिलेबस में कौन, मार्क्सवाद में अब वैसे हमारे सिलेबस में दो जगह लिखा गया, एक तो मार्क्स, जब थिंकर की बात आएंगे तो थिंकर में कौन कौन लोग हैं, मार्क्स और ग्रामस्की, ये हमारे दो थिंकर हैं। लेकिन संयोग की बात है, अब चूंकि हमारे थियरी में मार्क्सवाद भी है, अब मार्क्सवाद भी है तो उसमें लेनिन, उसमें फिर स्टालिन, माओ, ऐसे लोगों के विचार को हमें रिफर कर लेते हैं। लेकिन जब हम मार्क्स और ग्रामस्की की बात पढ़ेंगे तो केवल ये विचारकों तक सीमित रहेगा। जब थियरी में आएंगे तब हम वहां लेनिन वगैरह की बात करेंगे, तब हम लेनिन तक मुद्दे की बात, लेनिन माओ हम थियरी वाले मार्क्सवाद में पढ़ेंगे, मार्क्स में नहीं। तो यहाँ मार्क्स और ग्रामस्की का चिंतन है, और कहा जाता है पूरा वेस्टर्न थिंकर, उदारवाद, मार्क्सवाद, इन्हीं दो धाराओं में विभाजित है। यद्यपि आजकल कुछ नई धाराएं भी चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा इसी के बीच में चलता है। और कैसे, अब मार्क्सवाद की मान्यता क्या है, ये उदारवाद के जस्ट अपोजिट है। तो ये कहते हैं भाई नहीं, व्यक्ति की महत्व नहीं है, पहले समुदाय पहले आता है, समुदाय को ध्यान में रखिए। फिर ये क्या कहते हैं कि समुदाय की बात करिए, और समुदाय कैसे होगा, आर्थिक संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि भाई आर्थिक संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। और इसलिए मार्क्सवादी कहते हैं कि आर्थिक समानता पहले आनी चाहिए, स्वतंत्रता बाद में, आर्थिक समानता पहले आनी चाहिए। यद्यपि मार्क्सवाद भी तार्किकता की बात करते हैं, मार्क्सवादी का भी परंपरा, प्रथा, धर्म, इसकी बात तो करते ही नहीं। लेकिन मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि समाज में जब आर्थिक समानता आ जाएगी तो बंधुत्व अपने आप आ जाएगा, तो बंधुत्व अपने आप आ जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे, अगर मार्क्सवाद की बेसिक बात आपको पता हो तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मार्क्सवादी कभी ये नहीं कह सकते, उदारवादी कभी ये नहीं कह सकते। यद्यपि कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ की थोड़ा सा उदारवादी किस्म के लोग थोड़ी आर्थिक समानता की बात भी बाद में करने लगे, लेकिन तरीका एकदम अलग है। इसलिए और बात बहुत स्पष्ट है कि अगर ये मार्क्सवादी विचारधारा देखना है तो हमारे यहाँ माओवादियों को देख लीजिए, उदारवादी विचारधारा देखना है फिल्मी दुनिया के लोगों को देख लीजिए, सब आपको इसी समाज में दिख जाएगा। और इसलिए कहा भी जाता है विचार का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और विचार हम पढ़ते क्यों हैं, ऐसा नहीं कि विचार केवल किताबी है। और इसीलिए तो अगर पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए ये तो एक तो बाई प्रोडक्ट है कि हम कोई एग्ज़ाम पास कर जाएं। किसी विषय को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया इसलिए जाता है, किसी विषय को हम प्रोत्साहित इसलिए करते हैं कि इससे हमारा दुनिया को देखने के प्रति नज़रिया बदले, दुनिया को देखने के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो, ये उसका पर्पस है। और हम एक विकल्प बता सकें कि बताएं अच्छा समाज कैसे बनेगा, अच्छा समाज कैसे बनेगा, इस बात पे हमेशा डिबेट होता रहता है कि अच्छा राज्य कैसे बनेगा, समाज कैसे बनेगा, समाज में व्यक्ति की भूमिका क्या होना चाहिए, पहले व्यक्ति आना चाहिए, इकोनॉमी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अब इकोनॉमी ठीक हो तो क्या मार्क्सवाद में आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी बात ठीक है, बात ठीक ऐसी है कि चाइना में रहना प्रेफर करेंगे, अमेरिका में रहना प्रेफर करेंगे। अमेरिका में क्या है, उदारवाद है, चाइना में क्या है, मार्क्सवाद है। तो अपने आप में बड़ी, जो भी विचार है वो सब व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, व्यवस्थाओं से विचार बनते हैं, और विचार व्यवस्थाओं को बदल देते हैं। इसलिए आपको याद दिला दें, विचार ही क्रांति को पैदा कर देते हैं।
इसलिए विचारधाराओं का बड़ा महत्व होता है और पॉलिटिकल विचार का तो बड़ा महत्व है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे, जो भी हमारे यहाँ बड़े राजनेता हैं, जो भाषणबाज़ी करते हैं, वो सब पहले विचारों को पढ़ते हैं। यानी ये अब कई बार तो हमें जब स्टूडेंट के रूप में हम होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि यार जब एग्ज़ाम पास हो जाएगा, नौकरी मिलेगी तो पढ़ाई-लिखाई बंद हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अनंत ऊँचाइयाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक काम तो कभी बंद नहीं होगा, वो है पढ़ाई। मेरी बात याद रखिए। हाँ, अगर जीवन में सामान्य व्यक्ति बन जाना है, थोड़ी बातों में खुश हो जाना है, तो हो सकता है कि फिर उसके बाद नौकरी मिल जाए, पढ़ाई मत करिए। लेकिन जितने ऊँचे पद पे जाएँगे, उतना ही पढ़ना भी पड़ेगा और तभी प्रभावशाली रह पाएँगे। भाई विचारों की दुनिया है और विचार तो पढ़ने से आएँगे, देखने से आएँगे, समझने से आएँगे। तो अब बताइए, हम जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, मार्क्स को पढ़ेंगे, ग्रामस्की पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा जिन लोगों ने पहले थ्योरी पढ़ रखी होगी, उनको लगेगा यार ये तो बड़ी सरल बात है, मार्क्सवाद तो हमें पता है, उदारवाद तो हमें पढ़ा है। तो सच मानिए, इसलिए बताइए, थियरी में मार्क्सवाद है, थियरी में उदारवाद है और थिंकर में कौन है? लॉक और मिल है। अरे भाई जब थियरी में भी पढ़ते हैं तो भी हम थिंकर को रिफर करते हैं और इसलिए हमें 4-5 पॉइंट पता चल गया। और ये देखिए एप्लीकेशन होता है कि मान लीजिए एग्जाम में किसी विचारक के बारे में आया और मुझे कुछ भी नहीं पता है। अरे इतना तो पता होना चाहिए कि यार वो मार्क्सवादी है, तो मार्क्सवादी होने के नाते वो क्या कह सकता है? अरे 4-5 लाइन में, 100 लाइन में ये बात तो घुमा ही सकते हैं। ये होशियारी वाला मामला है। ये विषय को समझने का मतलब है कि हमें एक बार पता तो हो जाए, अरे अच्छा मार्क्सवादी क्या कह सकता है। लास्ट में हम एक ऐसे विचारक को पढ़ेंगे जो इस श्रेणी में नहीं आती। यद्यप अरिस्टोटल अरिस्टोटल और प्लेटो का प्रभाव वहां भी दिखता है, लेकिन वो ऐसी विचारक हैं जो इस श्रेणी में उनको रखना थोड़ा कठिन हो जाता है और उनका नाम है हन्ना आरेंट। अगर अपने पूरे सिलेबस को आप देखेंगे तो उनका नाम है हन्ना आरेंट। तो हन्ना आरेंट ने मार्क्सवाद और उदारवाद के इस डिवीजन को स्वीकार नहीं किया। हन्ना आरेंट का मानना है कि नहीं भाई, ये मार्क्सवाद, उदारवाद ये सब, तो ये कहा जाता है कि हन्ना आरेंट को किसी एक श्रेणी में रखना ही मुश्किल है। वो तो नए किस्म की विचारक है, वो तो बिल्कुल नए किस्म के विचारक है। लेकिन हन्ना आरेंट में पढ़ेंगे फिर आपको प्लेटो और अरिस्टोटल याद हो जाएगा, क्योंकि हन्ना आरेंट ने भी प्लेटो की आलोचना की है, अरिस्टोटल का सपोर्ट किया है। संयोग की बात है ये। तो मार्क्सवाद पे प्लेटो का प्रभाव है। प्लेटो पढ़ते समय हम साम्यवाद से कंपेयर करते हैं और कुछ विचारक तो यहाँ पे नहीं है, हाँ थियरीज में जरूर आते हैं। प्लेटो पढ़ते समय हम फांसीवाद को कंपेयर करते हैं और फांसीवाद थियरी में है। और इस संयोग की बात है कि जब हन्ना आरेंट पढ़ेंगे तो हन्ना आरेंट प्लेटो की आलोचक है और अरस्तु की समर्थक है। वो अरस्तु को पुनर्जीवित करती हैं। और एक खास बात है, पश्चिमी चिंतन में बड़ा जबरदस्त चेंज है और जबरदस्त चेंज इसलिए है और ये जबरदस्त चेंज इसलिए दिखता है। एक बात याद रखिए, यहाँ नैतिकता का चिंतन था जब शहर नहीं थे, जब शहर नहीं थे, भौतिकता नहीं थी, जीवन बड़ा सादा था और अचानक जब आधुनिक जमाना आया तो खूब भौतिकता दिखी। ये कुछ परिवर्तन ऐसा है जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी होता है। पश्चिमी चिंतन में जो हो रहा है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो हमारे भी जीवन में होता है और जो बहुत सामान्य तौर पे हम देखते हैं। कैसा जीवन होता है पहले देखिए, पहले अब जो व्यक्ति गाँव में पैदा हुआ तो उसने बड़ी ही प्रिमिटिव सोसाइटी देखी, फिर वो शहर में माइग्रेट हो गया और हम लोग तो उस जनरेशन के लोग हैं जिन लोगों ने उदारीकरण के पहले का ज़माना, उदारीकरण के बाद का ज़माना देखा है। तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। अब अगर गाँव में आपका कोई ऐसे ही बड़े बुजुर्ग हों कि जो कि हो सकता है आज़ादी के पहले भी उन्होंने ज़माना देखा हो, तो उनसे ज़रूर पूछिए, कई बातें बड़ी अच्छी बात बताएँगे वो आपको। उससे विचार बनता है। बूढ़ों के पास बैठना चाहिए।
यकीन मानिए आज की यंग जनरेशन विचार सीखिए, कहीं से विचार लीजिए और जैसे विचार बदला, नज़ारा बदला कि नज नज़रिया बदला कि नज़ारे बदल जाएँगे। इसलिए ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या बताती है? पॉलिटिकल थ्योरी ये बताती है, विचारक ये बताता है कि दुनिया को देखने कोई एक तरीका नहीं है और इसलिए कौन सच है, कौन गलत है आज तक तय नहीं हो पाया। ठीक वैसे ही है, आपके परिवार में 4 लोग मुंडे-मुंडे मत भिन्ना, कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, तो कई बार साइंस के स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है कि यार ये कौन-सा लफड़ा है यार, जो तो अलग ही के बात कहे जा रहा है। चिंता मत करिए, जो कह रहा है बस वो देख लीजिए, जो कह रहा है ये तो देख सकते हैं और कौन-सा हमें एग्ज़ाम पास करना है, समाज को बदलना है। दूसरी बात, एक बड़ा चेंज आप जीवन में देखेंगे, पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति गाँव में पैदा हुआ, प्रिमिटिव सोसाइटी देखी, अब वो गाँव का समाज तो लगभग हर गाँव तो वैसे ही है, शहर तो है नहीं गाँव में, बाकी भौतिक सुविधाएँ तो है नहीं। अब जब जद्दोजहद पढ़ कर के बाद में शहर में पहुँचा और शहर में पहुँचा तो लगा उसे पावर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब सिलेक्शन हो गया, सिविल सर्विसेज़ में सब कुछ मिल गया। अब सब कुछ मिल गया, तो फिर वो अंत में फिर उसके दिमाग में आया कि यार सब कुछ मिल गया, तो अब तो हमें नैतिक जीवन जीना चाहिए, अब हमें समुदाय के लिए कुछ करना चाहिए, अब हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ये जीवन का अजीब-सा क्रम है, जो पश्चिमी चिंतन में भी आपको दिखता है। इसलिए आप हैरान हो जाएँगे कि आज पश्चिमी दुनिया भौतिकता के शिखर पे है। देखिए अमेरिका है, यूरोप है, मतलब भौतिकता के शिखर का मतलब है कि वहाँ सबके पास बड़ी-बड़ी लग्ज़री कारें हैं। छोटी-मोटी कार की बात तो मतलब ये सब सुज़ुकी-वुज़ुकी तो मतलब वहाँ बात ही नहीं है। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ की बात करिए। हर आदमी के पास बड़ी कार हैं, बड़े बंगले हैं और खाने-पीने को जो भी हो सकता है, वो सारी सुविधाएँ हैं। उसके बाद मानव जीवन इस तलाश में है कि यार इसीलिए पैदा हुए थे क्या? केवल खाएँगे, पिएँगे, उसके बाद फिर मर जाएँगे। यही जीवन था? तो संयोग की बात है, आज के पश्चिमी चिंतन में फिर से नैतिकता जग रही है। यानी कहा जाता है पश्चिमी लोग खा-पी के ऊब गए हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ अभी कॉम्पिटिशन किस बात का है कि मेरे पड़ोसी ने ऐसी कार खरीदी, तो मैं भी खरीदूँगा। मेरे पड़ोसी का ऐसा घर है, तो मैं उससे थोड़ा अच्छा ही बनवाऊँगा। ये क्या आधुनिक चिंतन है। यहाँ पे है कि हमें शक्ति चाहिए, हमें थोड़ा प्रदर्शन चाहिए। जो आज का समकालीन विश्व है, जहाँ हन्ना अरेंट लिख रही हैं, वो पश्चिमी जीवन इससे आगे जा चुका है। और इस पश्चिमी जीवन में क्या है? पैसा नहीं चाहिए, शांति चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये क्या शांति चाहिए? यकीन मानिए ये भी बड़ी बेचैनी है। दुनिया में कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, कई पश्चिमी देश के लोग घर में रहने को तैयार ही नहीं थे। घर में रहना वो जानते ही नहीं हैं। अब शांति का मतलब है, आप देखें कई लोग बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बेचैन रहते हैं वो। किसी सन्यासी से मिलिए, ऐसा लगता है उसके पास कुछ भी नहीं तो भी फक्कड़ आदमी है। इसलिए बड़ा ध्यान से देखें जो पश्चिम के लोग हैं, वो भारतीय सन्यासियों पे फ़िदा हो जाते हैं। कहते हैं यार कमाल की बात है यार, हमने जीवन में इतना पैसा कमाया, इतना मर-मर के सब ये हुआ कि पैसा, पद सब कुछ पा लिया और फिर भी हम बेचैन हैं, हमें लगता है अशांत हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो खतरा, वो डर है। और यहाँ यो सन्यासी फक्कड़ इसको जो डर ही नहीं है। इसे याद रखिए, जब समाज बहुत भौतिकता में आ जाता है, उसके बाद फिर से नैतिकता का जन्म होता है। क्योंकि जो लोग बहुत प्रसिद्धि के ऊँचे पद पे चले जाते हैं, जिनके पास पैसा, पावर आ जाता है, तो उनको फिर बाद में क्या लगता है, यार समाज के लिए कुछ किया जाए। और जब आप लोगों के लिए काम करने के लिए सोचेंगे, समाज के लिए काम करने की सोचेंगे, इसी का नाम तो नैतिकता है। इसी नए ट्रेंड को रिप्रेज़ेंट कौन कर रही है? हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट का जीवन पावर के लिए थोड़ी है। अब ज़रा सोच के देखिए, अब जब तमाम किस्म के विचारक हम पढ़ेंगे, तो किसी न किसी हमारे जीवन में हर विचारक का प्रभाव दिखेगा। और वो ध्यान से देखिए जब आप अच्छे से पढ़ते हैं,
तो हर एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ हो जाती है। जैसे मतलब बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू जब देते नहीं जाते हैं, तो हम एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, सर ये बताओ अपना प्रिय विचारक हम किसे मान लें? अरे भाई सीधी-सी बात है, कोई एक विचारक तो परफेक्ट है नहीं। ना परफेक्ट हम हैं, ना परफेक्ट आप हैं, ना कोई विचारक है। इसीलिए जो भी आपके थोड़ा ज़्यादा निकट हो, उसे परफेक्ट मान सकते हो, उसे आप अपना प्रिय मान सकते हो, 2-4 लोगों को मिला के प्रिय मान सकते हो, वो आपके नज़रिए है। तो ये है एक सामान्य-सा दृष्टिकोण कि हम पूरे पश्चिमी चिंतन को कैसे देखेंगे और उसमें एक कहीं न कहीं सिलसिला लगा हुआ है। और क्लास करते समय पेन पेपर लेके बैठिए और जो बात कही जा रही है उसको ज़रूर लिखिए। क्योंकि अपनी बात में लिखी गई क बातों का लंबे समय तक उसका महत्व होता है। क्योंकि अभी आप सुनेंगे, बाद में भूल जाएगी बात। लेकिन जो अपनी कॉपी पे लिखे रहेंगे, बाद में जब रिकॉल करेंगे सारी घटना याद आ जाएगी। इसलिए क्लास करने का मतलब है सिस्टमैटिकली क्लास करना। अब ये नहीं कहीं भी रख दिया, कहीं खेल रहे हैं और वीडियो लेकर घूम रहे हैं, कोई फ़ायदा उसका होगा नहीं। औपचारिकता पूरी होगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। तो ये एक सामान्य परिचय हो गया पूरे पश्चिमी विचारक के क्रम का।